अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स वसीम है। आज के लेक्चर से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम मैथ्यू आर्नल्ड के क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे। पीछे हमने इलियट के सिलसिले में उसके 2-3 लेक्चर्स पे बात की थी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से टी.एस. इलियट मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपना क्रिटिसिज्म पेश करता है, मैथ्यू आर्नल्ड भी अपनी बात मुख्तलिफ अंदाज से करता है। मैथ्यू आर्नल्ड का आज जो ऐसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टडी ऑफ पोइट्री, यानी कि शायरी को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। इस लेक्चर के अंदर वो ये मशवरे रीडर को भी देता है, एज वेल एज ही सजेस्टिंग समथिंग फॉर द क्रिटिक्स एज वेल। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। आर्नल्ड कहता है कि द पोइट्री हैज सिग्निफिकेंट यूज इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसकी पहली लाइन से ये बात जाहिर है कि ही इज इन फेवर ऑफ पोइट्री। वो शायरी को डिफेंड करता है। वो कहता है कि शायरी प्रोसेस ऑफ नॉलेज में, क्रिएशन यानी कि तख्लीक में, और प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानी तरक्की के लिए शायरी का होना बड़ा ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों को वो शुरू में ही वाज़े कर देता है कि नॉलेज, तख्लीक और इंसानी तरक्की के लिए शायरी अपना किरदार अदा करती है, अपना किरदार अदा कर सकती है। उसके बाद वो कहता है जी, पोएट्री प्रोवाइड्स रिफ्लेक्शन एंड कमेंट्री ऑन द फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल्स। यहाँ पे 2 बातें और आगे वो करता है कि शायरी हमें क्या फराहम करती है? रिफ्लेक्शन, सोच, अक्कासी एंड कमेंट्री और तबसरा ऑन द फाइनर एस्पेक्ट ऑफ द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल, के इंसानी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए, उसकी बका के लिए, स्ट्रगल और उसकी काविश के लिए शायरी एक फाइनर एस्पेक्ट बयान करती है। इसके फाइनर एस्पेक्ट से ना आपको सिडनी की इमिटेशन भी, जिसमें वो टीच और डिलाइट का इस्तेमाल करता है, वो फाइनर एस्पेक्ट है, वो भी एक लिहाज से। अरिस्टोटल की जो हायर इमिटेशन है वो भी यही बात है, यानी कि शायरी एक नॉर्मल एस्पेक्ट से भी बेहतर एक फाइनर एस्पेक्ट देती है और सर्वाइवल, बका और कोशिश के लिए भी शायरी अपना एक मोटिवेशन का, एक स्टिमुलाई का किरदार अदा करती है। फिर आर्नल्ड कहता है, Arnold claims that the need for poetry and its faculties will help human beings harness purpose and tranquility in the times and the generations to come. वो फिर कहता है कि इंसान का जो मकसद है और मकसदियत के साथ साथ ट्रांक्विलिटी यानी कि कॉमनेस और सुकून, वो भी आने वाली जनरेशंस को मुंतकिल किया जा सकता है शायरी के जरिए। Arnold believes that the central thought of the poem matters more than any other concept in the poem, so much so that it becomes the central fact of the poem. अब इस तरीके से बात है जी कि शायरी के अंदर ना, एक पोएम के अंदर सर्टन आइडियाज होते हैं, कई ख्यालात होते हैं, कई थीम्स हो सकते हैं, लेकिन आर्नल्ड कहता है कि जो सेंट्रल थॉट है पोएम की, वो मैटर करती है। उसकी मकसदियत का समझ हमें उसकी मकसदियत की समझ हमें होनी चाहिए। बाकी एस्पेक्ट्स की बनिस्बत उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखें ना, ऐसे का नाम ऊपर आप देखें तो स्टडी ऑफ पोइट्री है, तो पोइट्री की स्टडी के दौरान इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जाए, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। फिर इससे आगे ना वो रीडिंग ऑफ पोइट्री के हवाले से ना कुछ एस्टिमेट्स बताता है, कुछ अंदाजे बताता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टडी और वेन एवर यू वॉन्ट टू एनालाइज एनी पीस ऑफ पोइट्री, व्हाट यू हैव टू डू। उसने 3 एस्टिमेट्स, 3 अंदाजे मुकर्रर किए हैं। Arnold enumerates 3 distinct methods to judge poetry of the same, naming those estimates. उसके नाम क्या हैं? सबसे पहला है रियल एस्टिमेट, हकीकी अंदाजा। This travels to the unbiased and unprejudiced evaluation with a fine balance between historical context and innovation and flair of the individual poet. रियल एस्टिमेट से मुराद ये है कि जब भी आप कोई पीस ऑफ पोइट्री को, शायरी को, नज़म को, गज़ल, कोई एक्सट्रैक्ट, कोई ऑड, कोई सोनेट, कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो उसको अनबाइस्ड होकर और अनप्रेजुडाइज्ड होकर रियल सेंस में पढ़ें और एक फाइन बैलेंस बरकरार रखें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के दौरान, इनोवेशन के दौरान एंड फ्लेयर ऑफ द इंडिविजुअल पोइट, और उस शायर के दौरान। उसमें आप अपनी ज़ाती राय, अपनी बाइसनेस को मत थोपें, प्रेजुडाइज को मत थोपें,
यानी कि आपने अनबाइस रह के उस पोएम को पढ़ना है, रियल एस्टिमेट करना है उसका। दूसरा हिस्टोरिकल एस्टिमेट, उसका आप तारीखी अंदाजा भी लगाएं। Here the historical background dominates the value of judgment, innovation and creativity has given less importance than the historical context of the poem. इस पॉइंट के अंदर जो कि आर्नल्ड का है, इससे हमें यहाँ महसूस होता है कि यहाँ पे ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा वजन देता है बनिस्बत तख्लीकी सलाहियत के। लेकिन वो इस एक एस्टिमेट के अंदर ही है। ओवरऑल ये असर या ये तासुर ठीक नहीं है इसके बारे में, वो डेफिनेटली क्रिएटिविटी को भी बड़ा वजन देता है। लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकल एस्टिमेट में हमें लगता है जब भी हम किसी पोएम का हिस्टोरिकल एस्टिमेट लगाएंगे तो हम उसकी अहमियत को इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, उस तारीखी तनाजुर में देखेंगे। तीसरा एस्टिमेट होता है पर्सनल एस्टिमेट, जाती राय, जाती अंदाजा। दिस इज कॉमन विद पर्सनल एंड द cognitive biases of the individual reader and dependent on the preference of the taste। अब ये इस तरीके से होता है। पर्सनल एस्टिमेट ऐसे है कि अगर मैं किसी पीस ऑफ राइटिंग का एस्टिमेट लगाना चाहता हूं तो मैं अपना टेस्ट, अपनी कॉग्निटिव अप्रोच, अपनी सलाहियत, अपना टेस्ट, अपनी पसंद नापसंद को देख के चूज करूंगा। इसकी ये वाली जो बात है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव सी थॉट है, लेकिन ये बड़ी कॉमन बात है। इस बात को जाके आगे वो डिफेंड भी करता है। अब यहाँ पे इसके जो एस्टिमेट्स हैं ना, इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस किए हुए हैं, कुछ पॉजिटिविटीज एंड नेगेटिविटीज इस स्लाइड के अंदर। देखिए आर्नल्ड इवन दो हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट्स आर लेस रिलायबल एंड आर्बिट्रेरी। अभी हम बात कर रहे थे ना, इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ना और पर्सनल एस्टिमेट है, दोनों के दोनों आर्बिट्रेरी हैं। उसकी वजूहात हमें नहीं पता ना कि किस बेस पर वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा वजन दे रहा है, या उसका पर्सनल एस्टिमेट किस लॉजिक, किस कानून, किस टेस्ट के तहत है। कहता है तो ये आर्बिट्रेरी, बट दे आर मोर कॉमनली सीन देन द रियल एस्टिमेट। लेकिन ये दो चीजें किसी भी शायरी को पढ़ते हुए ज्यादा महसूस होती हैं, लोग ज्यादा कॉमन इसको समझते हैं। रियल एस्टिमेट की तरफ तो लोग जाते ही नहीं है। जाहिर सी बात है, देखें मुझे वही गाने पसंद है ना जो मेरे ज़ौक़ के मुताबिक हो। मैं ज़बरदस्ती कोई ऐसी चीज़ तो नहीं सुन सकता ना जो मुझे पसंद नहीं है। वही नॉवल पढ़ता हूँ ना जो मेरे टेस्ट के मुताबिक है। मैं ज़बरदस्ती कोई और टेस्ट तो डेवलप नहीं ना कर सकता। वो तो आहिस्ता आहिस्ता एक एवोल्यूशन की तरह होता है, तो होता है ना। भी यही बात वो यहाँ पे कह रहा है। कहता है कि ज़्यादातर लोग ना हिस्टोरिकल या पर्सनल एस्टिमेट की तरफ जाते हैं। Arnold calls this is a natural consequence of the human choice। कहता है ये फितरी बात है। Often the context of the text dominates the reader's perception and makes them overlook its manifest flaws। कहता है यही वजह है, यहाँ पे एक नेगेटिविटी भी तो हो जाती है। जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या पर्सनल एस्टिमेट को देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो फ्लॉज हैं हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं, उसको झुठला देते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस can hide these shortcomings in plain sight, as it tends to exalt the poem to an elevated status like classic or iconic। बिल्कुल, हम जब पास्ट की किसी चीज को पसंद करते हैं ना, उसको हम एक स्टैंडर्ड समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे अमल करने वाले लोग उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम उसको आइकन समझते हैं। आइकॉनिक जब पोएम हो जाती है, हम बाकी पोएम्स का मवाजना उसके साथ करते हैं। An iconic poem acts as the barometer for other poems। It is held at the standard against which other works are compared। लेकिन यहाँ पर ना एक गड़बड़ भी हो जाती है। जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं या उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम एक एस्टिमेट सजा लेते हैं, हम पोइट्री का या उस पोएम का या उस पोएट का एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। हम बाकी चीज़ों को उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें उससे फ़र्क में होती हैं, उससे कम होती हैं, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जो उसके लेवल पे आ रही होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आर्नल्ड की इस बात पे तनकीद भी होती है बहुत ज़्यादा। अगर इस बात को ज़रा वाज़े तरीके से किया जाए तो इस तरीके से ना क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का वज़न ज़रा कम हो जाता है। फिर एक रीडर अगर उसे पास्ट का कोई ऐसा पोएट पसंद हो जो कि रियली कोई इतना स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन बाकी पोएम्स को उसके साथ जज करना शुरू कर देगा, तो ये उन पोएम्स और उन पोएट्स के साथ ज्यादती है। लेकिन इस एस्टिमेट में ऐसा हो जाता है। इंस्पिरेशन एंड इमिटेशन। अब देखिए, कोई भी शायर जब भी कोई चीज लिखता है उसकी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो लेता ही है ना। वो इंस्पिरेशन के हवाले से कहता है। यहाँ पे आर्नल्ड आर्ग्यूज दैट पोएट्स आर ऑफ्टन सो इंस्पायर्ड और मूव्ड बाय द classical works of the poetry that they often tend to borrow their content or ideas. It is often an issue for the poets who cannot detach themselves from the favorite classics and thus are prone and to the
एरोनियस एरोनियस कंक्लूजन्स। एरोनियस कंक्लूजन्स से मुराद ये होता है गलत नताइज निकालना। आर्नल्ड कहता है कि बहुत सारे शायर जो है ना वो इंस्पायर होते हैं क्लासिकल वर्क्स के। अच्छा, अब उनका सारा झुकाव भी उन्हीं कंटेंट्स और आइडियाज की तरफ होता है जो उनको क्लासिकल पोइट्री से मिले हैं, ये क्लासिकल पीस ऑफ राइटिंग से मिले हैं। अब ऐसे इशू पोइट्स के साथ ऐसा इशू होता है, अगर वो अपने आप को उससे डिटैच ना कर पाए तो बड़ी गड़बड़ होती है, फिर क्रिएटिविटी डैमेज हो जाती है, फिर एक एरर पैदा हो जाती है और एक एरोनियस कंक्लूजन निकल के आता है सामने। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी अदब की अगर मैं बात करूं, अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, अगर आप मिल्टन को पढ़ के पसंद करते हैं और मिल्टन के स्टैंडर्ड पे लिखना चाहते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये एक एरोनियस चीज होगी। आप बाकी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। ये गलत, आप उर्दू में आते हैं तो गालिब मीर को हम पढ़ते हैं, मीर तकी मीर को, वली दकनी को पढ़ते हैं, मिर्जा सौदा को पढ़ते हैं, बड़े शायर हैं, ठीक है, रबंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आज हम उसी स्टैंडर्ड की शायरी लिखने की कोशिश करें या उसी को बरकरार रखने की कोशिश करें तो ये थोड़ी सी एरर पैदा हो जाती है। हाँ, उन पोइट्स को पढ़ना जरूर चाहिए, स्टैंडर्ड जरूर सेट करना चाहिए, ये आगे टच स्टोन वाले में जिक्र भी करेगा ये, लेकिन बिल्कुल उसको अंधाधुन फॉलो नहीं करना चाहिए। जो शायर ऐसा करते हैं वो गलत नतीजा निकालते हैं, वो गलत करते हैं। Historic estimates in the case of the poets from earlier times and the personal estimates in case of the contemporaneous या contemporaneous poets create difficulties in अच्छा जी, ascertaining the true value and significance of the poetry। कहता है असल में ना मसला वहां पे बनता है कि अगर आप हिस्टोरिकल एस्टिमेट को ही सिर्फ इख्तियार किए रखें, हिस्टोरिकल एस्टिमेट माजी में बात करता है, अगर आप पर्सनल एस्टिमेट की बात करें तो वो कंटेम्प्रेरी चीज़ों को पसंद करता है। कहता है इन दोनों चीज़ों के साथ अगर आप चलते रहें ना तो पोइट्स के लिए डिफिकल्टीज पैदा हो जाती हैं, इसके दरमियान उसे बैन बैन कोई रास्ता निकालना पड़ता है। ये टच स्टोन मेथड ऑफ द टू एवेलुएट पोइट्री के हवाले से आर्नल्ड ये कहता है कि आर्नल्ड्स touchstone method is a comparative method of the criticism. According to this method, in order to judge a poet's work properly, a critic should compare its passage taken from works of the great masters of the poetry, and that these passages should be applied as a touchstone to other poetry. For example, if I talk about English, अगर आप किसी piece of writing को, poem को, poetry को check करना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड में, उसी जुबान के बड़े शायरों की पोइट्री में से आप एक्सट्रैक्ट उठा लें, वर्सेस उठा लें, कुछ लाइनें उठा लें, उनके साथ अपनी पोइट्री को जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं कंपेयर करें। अगर तो वो पोइट्री उस टच स्टोन की तरफ माइल है, उसको मीट करने की कोशिश करती है, फिर तो वो पोइट्री स्टैंडर्ड की है, अगर नहीं करती तो वो रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, इस बात में भी कुछ नेगेटिविटी मौजूद है। सो दैट द रीडर मे फाइंड अ हाई वैल्यू इन पोइट्री। अच्छा, ऐसा करने का फायदा क्या होता है कि पोएट को हाई वैल्यूज का पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। द शॉर्ट कमिंग्स कैन बी फाउंड, और इसकी मदद से गलतियां भी पकड़ी जा सकती हैं कि उन राइटिंग्स में वो गलतियां नहीं थी जो हमारी राइटिंग के अंदर हैं। तो उस टच स्टोन को अगर सेट कर लें तो अपनी पोइट्री को बैलेंस करने में और उसके स्टैंडर्ड को जज करने में आसानी हो जाती। लेकिन इसमें भी वही ख्याल रखा जाए कि आप जिस चीज़ को टच स्टोन के तौर पे ले रहे हैं उसकी वर्थ भी आपको क्लियर होनी चाहिए ना। ये ना हो कि आप कोई ऐसा पीस ऑफ राइटिंग ले लें जो इतना अच्छा ना हो, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो नतीजा उधर भी गलत ही आएगा ना। आप अच्छी चीज़ से मवाजना करेंगे तो अच्छी चीज़ की तरफ आएंगे, आप बुरी चीज़ से कंपैरिजन करेंगे तो बुरी चीज़ की तरफ आएंगे। अच्छा, अब वो कहता है कि एनालिसिस ऑफ द इंग्लिश क्लासिक्स, क्लासिक्स से मुराद है पुरानी अंग्रेजी शायरों को पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, उसका एनालिसिस करके क्या फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। इसी चीज़ को इलियट ने बाद में जाके ट्रेडिशन का नाम दिया था, लेकिन उसने ट्रेडिशन के अंदर कुछ क्रिएशन का पहलू भी निकाल दिया था। आर्नल्ड हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच पोइट्स, वो फ्रांसीसी शायरों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है कि उसके असरात रहे हैं पोइट्री पर, स्पेशली जो रेस्टोरेशन एज है। रेस्टोरेशन एज में चार्ल्स टू जो कि फ्रांस की तरफ चला गया था, वो जब वापस आया था तो बहुत कुछ वहाँ से लेकर आया था। However, their poetry more focused on romance than serious aspect। कहता है कि जो फ्रेंच पोइट्स थे उनकी पोइट्री रोमांस की तरफ ज़्यादा माइल थी रादर देन सीरियस एस्पेक्ट्स। और मैथ्यू आर्नल्ड चूँकि एक सीरियस एस्पेक्ट वाला शायर है तो ये इस चीज़ को पसंद करता है। आर्नल्ड रैंक्स चॉसर वेरी हाई हु रोट इन लिक्विड डिक्शन। इसको बहुत पसंद है चॉसर क्योंकि उसने लिक्विड डिक्शन,
बड़ी सादा जुबान में बात की है। कंटेंट एंड स्टाइल, उसका कंटेंट, उसका मकसदियत उसकी बड़ी कमाल की है, स्टाइल उसका अंदाज भी बहुत अच्छा है, ये बात इसे उसकी पसंद आती है। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि वो सीरियस नहीं है इसलिए इसको पसंद नहीं है, बट डज नॉट कम टू द लेवल ऑफ द सीरियसनेस ऑफ डेंटे, मिल्टन और शेक्सपियर। कहते बहुत अच्छा शायर है लेकिन सीरियसनेस में ना वो डेंटे तक पहुंचता है, ना वो मिल्टन तक पहुंचता है, ना वो शेक्सपियर तक पहुंचता है। ये चीज गड़बड़ कर जाती है, ये चीज नुकसान दे सकती है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि प्रेजेस पोप एंड ड्रेडन ऑन क्लासिकल प्रोज। हाँ, ये ड्रेडन को और पोप को भी काफी प्रेज करता है उनकी प्रोज की वजह से, टू सम एक्सटेंट द प्रोसेक पोइट्री, द पोइट्री इन प्रोज, या उनके अलग से प्रोज को भी। ही प्रेजेस ग्रे एज अ क्लासिक, द वर्ड इज क्लासिक ओवर हियर, बट प्रेफर्स बर्न्स एज टू द फॉर्चून ऑफ चॉसर। कहते हैं ग्रे भी बहुत अच्छा है, एक क्लासिकल पोएट है, बट नॉट लाइक बर्न्स जो कि चासर की तरफ माइल है या चासर को फॉलो करता है, कि है तो ग्रे भी अच्छा अच्छा क्लासिक है, लेकिन बर्न उसकी निस्बत ज्यादा बेहतर है। ये आखिर में कंक्लूजन भी है, और यहाँ पर ये अपने ऐसे को, स्टडी ऑफ पोइट्री को एंड भी करता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द क्लासिक्स, ये क्लासिसिज्म को के फ्लो को जारी रखना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द आर्नल, ह्यूमन नेचर रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू वेरियस एपॉक्स एंड द टाइम्स एंड द सिंस द क्लासिक डील्स विद द टॉपिक्स एंड द इश्यूज हाईलाइटिंग एंड कमेंटिंग ऑफ द ह्यूमन सफरिंग्स, इमोशंस एंड द नेचर। ये कहता है कि हमें ना क्लासिकल स्टैंडर्ड्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। उसकी क्या वजह है? कहता है जमाना तो तब्दील हो जाता है, बाकी सारा कुछ तब्दील होता है, लेकिन कहता है कि ह्यूमन वैल्यूज तो चेंज नहीं होती, ना ह्यूमन नेचर चेंज होती है। वैल्यूज अगर चेंज हो जाती हैं तो नेचर चेंज नहीं होती। जब आपकी नेचर कंसिस्टेंट रहती है, तो जो क्लासिकल थे ना, क्लासिकल लोगों ने, या क्लासिकल पोइट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और इशू को हाईलाइट करके अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया, तो लिहाजा क्लासिक्स की कंटिन्यूटी का जारी रहना बड़ा जरूरी है। अब इस सारे ऐसे के अंदर दो तीन बातें जरूर नजर आती हैं कि पोइट्री को कहता है कि स्टडी करने में आप अनबायस हों, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी उसका जरूर चेक करें, पर्सनल एस्टिमेट भी लगाएं, लेकिन उसके अंदर आपकी सीरियसनेस होनी चाहिए। फिर जो क्लासिकल अप्रोच है या क्लासिक्स हैं, उनको फॉलो करना एक अच्छी शायरी के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। जो टच स्टोन सेट हो जाता है, जो स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के साथ भी पोइट्री को जज करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, उसके फ्लॉज का भी पता चलता रहता है जो कुछ लिखा गया है, और फिर आगे बढ़ने के लिए, इनोवेशन के लिए जगह भी मिलती रहती है। दिस इज़ फॉर टुडे। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।